धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता, भाग 15। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थीं। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही हैं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गईं, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाश्मशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुंकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था, उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की, सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छे चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, वहां नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब ये ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी, चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती, इतना विश्वास रखो। मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न हैं। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है, वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियां मेरे लिए अपरिचित हो गईं। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई, और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए। शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे, तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को, चंदर। तुमने व्यर्थ यह बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं, सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा, मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है। मैं पागल न हो जाऊं। छह, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजन बड़े दुलार से परसती रहीं और सुधा से बातें करती रहीं। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते।
लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पांवों के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वो पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा, उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पांव को खींचकर वक्ष से लगा, फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पांवों में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहां से कहां जा पहुंची है। चंदर कहां से कहां पहुंच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुए मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा, सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी, मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने, एक क्षण की आत्मा प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहां मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा था। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर, मैं जाग रही हूँ। तुम्ही ने उठाया है मुझे। चंदर, कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था, चंदर। लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व नहीं। इसी का तो मुझे दुख है, चंदर। अब रहेगा, सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है, वो तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं, फिर सब भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी, तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा, आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए। जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछली दफे तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था, कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बटी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बटी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो ही? उसने कहा, हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटोनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबा दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी हो गई। पता नहीं क्यों ये संस्कार मुझमें दृढ़ सा हो गया और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने के पहले ही बहुत दुखी होकर गई।
रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वो ये कि ऐसे भी क्षण आए हैं जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो, सुधा। तुम कहते चलो, चंद्र। मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गैसू आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे मुझे गैसू की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे वह एक व्यक्तित्व नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंद्र की जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं, उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है ये। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ, चंद्र। समझ गया मैं। चंद्र बोला, अब मैं समझा, मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते तो क्यों ये हाल होता। मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तश्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फांक उठाकर खाए और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगड़ोगे अपना। कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता। व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले कर तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं न दे पाऊंगी, तो भला बंधन ही क्यों बांधूं। पम्मी शाम को आएगी, शायद। दरवाजा खटका और गैसू ने प्रवेश किया। आकर दौका सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए न, नहा लून, तब आता हूँ। चंदर चल दिया। वो इतना खुश था, इतना खुश कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियाइन उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गैसू अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदर ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने। गैसू ने चुन्नी से सिर ढांकते हुए और पांवों को सलवार से ढांकते हुए कहा। चंदर इधर उधर बक्स में रुमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं, चंदर भाई। कोई खाई हुई चीज मिल गई है क्या? अरे, मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए। गैसू ने चुटकी ली। इनाम की बात क्या, कहो तो वह चीज ही तुम्हें दे दूं। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए। गैसू बोली, उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गैसू ने झेपकर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास लिए आई। लो गैसू, पियो। एक गिलास गैसू को देकर बोली, चंदर, लो। तुम पियो न। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। बर्फ मुझे नुकसान करेगी।
सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया, पहले सुधा चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी, और आज क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रुमाल कोई मिल ही नहीं रहा, साल भर में रुमाल खो दिए होंगे। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ, आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रुमाल सी दूं तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रुमाल निकालकर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया, वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे, उसके पास महाराजन सोने वाली थी। सुधा एक तश्तरी में तरबूज काटकर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, बिनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय क्या होती, बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है। चंदर ने छेड़ा, अरे मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या तुम बिनती से ब्याह कर लो? बिनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, इस बारे में पहले ये बोले कि चंदर से बिनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से। कर लो चंदर, बुआजी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा, अच्छी खुराफातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है, एक बार और तुमने ब्याह करने के लिए कहा था। सुधा के मुंह से एक हल्का नी श्वास निकल पड़ा, हाँ याद है। खैर, तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं ही करनी है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे बिनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं जी, लेकिन ये जानती हूँ कि बिनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा, मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारी जैसी हो और प्यार करे तो मैं समझूं भी कि तुमने कुछ किया मेरे लिए। शादी वादी बेकार है और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं ऐसे तुम्हें नहीं रहने दूंगी। बिनती से न करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों? चिल दी। हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था, सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगे। वह सुधा से उसका सब हाल पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उसके पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई। चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबराकर उठ बैठा। लो, दूध पी लो। सुधा बोली, दूध हम नहीं पेंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पेंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राजदुलारे, चमक रहे हैं चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं।
वो दूसरी पार्टी से हाथ टेककर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचौली खेल रहे थे। चंदर आंखें बंद किए पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पाखुरियां बरस रही थीं। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर देखा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। उसे लगा जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदल कर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ। दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई। थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ में नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है, चंदर। अपने अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था चंदर कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम्ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे, उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भून रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारा ये स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, ये घुटन देखकर लगता है क्या करूं? किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं? चंद्र, मैं ये जानती हूँ कि अब ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरा जीवन भी, लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल मत छोटा करो। एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है, इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो, दे लो। जितना ऊंचे उठ सकते हो, उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ, अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं। लेकिन मेरे साथ एक शर्त है। तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा, चंद्र? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया। लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहां, वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूं, तो तुम ऐसा कभी ना करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम्हें मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध है। तुम अब इस तरह न करना। बस ब्याह कर लो और दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं। लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस नहीं लोगी कभी। कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी। नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। ये कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन हैं। लेकिन खैर, अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊंगा। गर्मियों में यहीं रहूंगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहांपुर आऊंगा। सुधा चुपचाप बैठी रही। चंदर भी चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद चंदर ने सुधा की हथेली अपने हाथों पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे से हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर अपलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा। नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे। ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया था। रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवासक, गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूंगा? उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई।
थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे गुंथ गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर सद्य स्नाता सुधा के भीगे केशों से गीले मोती छू पड़ते थे। कृषिकाया उदास और पवित्र सुधा के पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की श्रद्धान्वित बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया भागवत को या भागवत की पुजारिन को, यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं, हाँ तुम, और कौन, मेरे तो दूसरा न कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा। क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदर ने कपड़े बदल कर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रुमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है। तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौका पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी। उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हांफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाए और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना झलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में। मशीन चलाना नुकसान कर गया। सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? ये तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ न। क्या बताऊं? चंदर। सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ा गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? ये जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वो कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां, जिन्हें गैसू ने खबर दे दी थी, आईं और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी, तब वो उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। ये 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वो फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था,
वह जैसे कैलाश की छांग ने ही ग्रस लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर, जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंभे से टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजन एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं, चंदर से संभलेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा, महाराजन सुन रही हैं कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रोवो न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर देव तो 2-3 महीना आए के रह जाव। तो हर सास छोड़े हैं कि ने? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपये का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज, उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा? कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूंगा। ये सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा, और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूं। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है। चंदर ने बात टाल दी। वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा, उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं। वह इन्हें आने थोड़े ही देती थी। वह तो लखनऊ के बहाने में इन्हें ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना अब दिल्ली तो इसलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर, अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरिंग। हाँ, अच्छा, हाँ, यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे न चंदर? हाँ हाँ, जरूर से। फिर वक्त कोई बहाना न बना देगा। जरूर आऊंगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर, अब बहुत टूट चुकी हूँ। अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर, चुप क्यों हो?
अब तो नफरत नहीं करोगे। मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। ये निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के, वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता, सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पाखुरियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पाटी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहां जो कुछ टूट फूट गया है, वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा ग्रह खंडहर हो चुका था। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पाखुरियों में फिर रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधा में हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामाजी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा। और बिंती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता। दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था, उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बंबई जाएंगे। चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थीं। चंदर, राम राम, तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी अच्छा स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूं उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा, उद्धरण उद्धरण डॉट डॉट डॉट। और हाँ, लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बंबई चल दिया होगा। बंबई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था।
उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था, और अब वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे। चंदर केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए, यह उनका सपना था। चंदर को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने ये सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर, किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी, अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी सलेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखीं, और माली को सहेजकर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती, ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरां बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दालमोट से उदर पूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निस्संकोच उनके पृथुल उदर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछल कर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी, जल्दी सामान उतार, लुट गए राम, ये तो जंगल है, कहते थे जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी की मारवाड़ी बोला, बुढ़ी, ये सेकंड क्लास है। होई, सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है, बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डब्बों के वर्गीकरण को भी मायाजाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन ये भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस, चल हुआ से, गार्ड का तोर दमाद लगत है जॉन बुलाए है। मोटका कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी, वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन है। उसने घूमकर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी, माई? कानपुर जाबई, लेकिन ये गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तुहून बोलियो चुप से, हम ऐसे धमकावे में न आएट। ई कानपुर जय है, उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा, और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह, बुआ जी हैं। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में ही नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थीं। वह बैठ गईं, बोली, ऊ नटनिया मर गई की अबहिन है। कौन? ओही बिनती। मरेगी क्यों भैया, सुकुल तो हमार कुल डुबोए देहिन, लेकिन जैसे वो हमरी बिटिया के मड़वा तरे से उठाया लिहिन वैसे भगवान चाही तो उन्हों का लड़की से समझी।
चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआजी बोली, अब हमें का करे को है। हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछ और समर्थ है तो सुकुल को बदला मिले है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआजी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में मायामोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंद की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआजी ने चंदर का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्चलाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा, आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं ही था। फिर भी वह बड़े रोब से गया और ड्राइवर से बोला, ये किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या ये डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया, आप ही उनके लड़के हैं चंदर बहादुर साहब। उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चलने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासनदंभ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदयों को इस तरह बदल दिया है। वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थीं। चंदर का दिल धक से हो गया, राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती? अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और चंदर की बांह पककर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है? बताओ न। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है? बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली, उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख के इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल, बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले। चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और बहुत भारी स्वर में बोले,
हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने ही दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराए आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, एबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदन का कंधा पकड़ा बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नज आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई और नाड़ी डूब रही है। डॉक्टर को बुलाए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा, कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिनती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। यह क्या हुआ बिनती? उसने घबराए आवाज में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजाजी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे। मैं सो रही थी, सहसा जीजी चीखी। मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फोन किया। पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास। मुझे भी नहीं। और बिनती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और एक नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत वपे छोटी ई की मात्रा आधा हवाइल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराए मत, अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिनती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उनका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले आए और चंदर से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग। और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थीं। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गईं, फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे, वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मडराने लगी। बिनती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौटकर आए, हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नज अभी कपड़े बदल दे तो चलेंगे। थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे जाड़े के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की आधा डड पे छोटी ई की मात्रा य पे आ की मात्रा पे की मात्रा निकल आई थी और होठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थीं। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली। फिर कराही और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नस ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। थोड़ी देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिनती बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी, अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज। नस है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नस बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूं, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो,
चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप। बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वो खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नज अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो, तुम कल जीजाजी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नज बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नस को जगाया। नस ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नस की ओर देखा। घबराए मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई। और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नस ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अंगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीखकर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वो हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो। कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिंती। डॉक्टर शुक्ला ने नस की ओर देखा। नस बोली। सुधा ने फिर करवट बदली और नस को देखकर बोली, कौन गैसू? आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर, और फिर हाँफने लगी, आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा, तुम कहाँ चले गए? नस ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछकर बोली, दीदी, हम आ गए। और सुधा की बांह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली, बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा। बिंती फफक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने कराह कर कहा, मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी, शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा, आंखें खोलो। हम आ गए, सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए। झूठे, तुम चंदर हो, क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया, नहीं गए। नस ने इशारा किया, चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नस से बोली, गैसू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो। किसी के आश्रय में नहीं हो। कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता, गैसू। बिंती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ, दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी, कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सूना था। जाओ, महाराजन ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नानखटाई बनाई।
डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिंती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिंती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गईं। इतने में नस बोली, वो फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर आओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने। जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ। अब इम्तिहान में पास नहीं होऊंगी। डेलीरियम अब भी है। नस बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियां आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदर नहीं है। चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता क्यों बीमार पड़ी। अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो, गैसू। जिंदगी में दुश्मनी निभाए, अब मौत में तो न निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डेलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिंती और चंदर बाहर चले आए। बिंती बोली, ये सिविल सर्जन हैं। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नस रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या ये प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है। इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फोन किया। एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर गर्मी की भयानक लू हू करती हुई दानवों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृतप्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिंती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिंती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वो एकटक एक और देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिंती की सिसकियां, पापा की नी श्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिंती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिंती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिंती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर। सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट। घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफे आए। नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 पर सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिंती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिंती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्करा पड़ी। बिंती और चंदर उठकर आ गए। आहा, चंदर तुम आ गए। हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारे खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए, चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया, बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला लगाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है। लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे, उसमें बाधा मत दीजिएगा। उसे जरा भी परेशानी न हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना। अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छे पगली, डॉक्टर कह रहा है अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना। कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ। चंदर, उन्हें तार दे दो।
पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया, सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो, चंदर? उन्हें इसलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूं, उनसे क्षमा मांग लूं। चंदर, तुम तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा, आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा, बिनती, यहाँ आओ। बिनती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया वैसा ही करना। अच्छा पापा, तेरे जिम्मे हैं। बिनती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ न बोली, गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूंगा बेटी, जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे। जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती बिनती, यहाँ आहा। चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे। मुझसे झुका नहीं जाता। बिनती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है, पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ, चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो। ऐसे, अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत, चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी, वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं, चंदर। यह नरक भोगकर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो, चंदर। उफ कितनी तकलीफ है, चंदर। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो, चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो, चंदर। तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? चंदर घबराकर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है। चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया। बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नस भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन? चंदर को नहीं ले जा सकते। मैं चल तो रही हूँ। चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत। मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी। मैं जा तो रही हूँ बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ हैं? पापा। और सुधा का सिर चंदर की बांह पर लुढ़क गया। बिनती को नज ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। उपसंहार, जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसारकर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के शिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वो सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती, जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था और वह बूढ़ा सा लगने लगा था, और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर, आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो, शाम को जाना जब वहां भीड़ भाड़ ना हो। अच्छा।
और चुपचाप टहलकर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिंती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिंती ने आग्रह किया न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिंती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थककर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिंती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे, सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। जाओ। वह दूर तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिंती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिंती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिंती का कंधा झकझोर कर बोला, बिंती, यदि रोई तो यही फेंक देंगे उठाकर कमबख्त, अभागी। बिंती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली। फिर रुक गया, शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिंती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर झपट कर उसने बिंती का आंचल पककर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की। राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग्नेय दृष्टि से बिंती की ओर देखकर फिर सिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिंती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिंती को ढकेल दिया। बिंती ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिंती के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिंती, रो मत। मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी। रो मत। चंदर का गला भर आया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ, रानी। मैं अब इस तरह कभी नहीं करूंगा, उठो। अब हम दोनों को निभाना है, बिंती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाए और बिंती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होठ राख में संग गए। सितारे टूट चुके थे। तूफान खत्म हो चुका था। नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपये देकर बिंती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। तो आप सुन रहे गुनाहों का देवता सुधा और चंदर की कहानी। कमेंट में बताइएगा जरूर आपको यह उपन्यास कैसा लगा। धन्यवाद।